तो कैसे हो बच्चों? हम जीवीएफ स्कूल के तहत हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने इंट्रो पढ़ा है। इस क्लास में हम उससे आगे की पढ़ाई करेंगे। इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की एक जो गांव है उसकी क्या क्या कहानी है। वैसे हमने जाना कि एक गांव की क्या क्या कहानी होती है इसके पहले वाले इंट्रो वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जा करके देखिए, उसे आप समझने की कोशिश करिए, आगे हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों ये देखो, गांव का नाम है फतेहपुर। आप लोगों में से कमेंट करना कि इस गांव से कौन कौन लोग हैं। फतेहपुर जो है उस गांव से कौन कौन से लोग हैं, ताकि मुझे पता चलेगा कि फतेहपुर में ये सारी एक्टिविटी होता है या नहीं होता है, या सरकार जो है हमें उल्लू बनाया है। ठीक है, इस किताब में लिख करके। ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये देखो किताब का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी हमारी कहने का मतलब है मेरा, आपका, हम सब का अर्थव्यवस्था। किसी एक व्यक्ति का नहीं, हम सब का अर्थव्यवस्था। अर्थात हमारा देश, हमारा समाज, हमारे लोग, हमारी जनता, सभी का अर्थव्यवस्था के बारे में हमें यहाँ जानना है, हमें यहाँ समझना है। तो बच्चों ये देखो, एक कहानी की शुरुआत होती है और मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था ये सारी चीजें। कहानी का उद्देश्य है कि कुछ संबंधित है कुछ मूल विचारों से छात्रों के परिचय कराना है। गांव में, फतेहपुर गांव है जिसका खेती ही मुख्य क्रिया है। गांव में ज़्यादातर खेती ही एक मुख्य क्रिया होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि गांव से बगल में हम जाते हैं तो खेती के अलावा हमें वहाँ पे हथकरघा, हाथों से बुनाई और ये तमाम चीज़ें, कलाकारी। अगर आप मधुबनी से होंगे तो मधुबनी पेंटिंग वहाँ पे होता है। सिलाव के होंगे तो सिलाव में के लोग खाजा बनाते हैं। अगर आप अलग अलग जगह, अगर आप भागलपुर के होंगे तो वहाँ के लोगों को देखेंगे, वहाँ गांव में भी सिल्क की साड़ियाँ बनती है और वहाँ पे तमाम चीज़ें होता है बच्चों। तो हमें इस चीज़ को, हाँ तो बच्चों गांव में होता है। तो इस गांव की कहानी ये है कि यहाँ खेती ही मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जिसमें पशुपालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, दुकानदारी है, परिवहन है, यातायात के लिए बस पे बैठ के फुर से चले गए, आदि सीमित स्तर तक की जाती है। इन उत्पादन की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन हैं, मानव निर्मित संसाधन भी यहाँ पे है, मानव के बहुत सारे प्रयास हैं और यहाँ पे फिर पैसा है। तो बच्चों ये फतेहपुर गांव की कहानी है, फतेहपुर की चीज़ें हैं। हम इसे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, पिछले क्लास में हमने समझा है अर्थव्यवस्था क्या है। ये बच्चों अर्थव्यवस्था एक फोटो है, आपके गांव में भी होगा, चिमनी लगा हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए इससे धुआं निकल रहा होगा और यहाँ की अर्थव्यवस्थाओं पे बहुत सारा कार्य होता है। ईंट के भट्ठे भी आपके गांव में होंगे, मेरे गांव में भी है, आपके गांव में भी होता होगा। लेकिन बच्चों ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हमें इस पे सरकार जो है अलग अलग काम कर रही है। ठीक है, अगला है विकास की ओर बढ़ता हुआ गांव। विकास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, विकास का मतलब है डेवलपमेंट। ठीक है, विकास का मतलब है गांव का विकास। अच्छा ये बताओ 5 चीजें। पहला बात ये बताओ कि अगर आपको आपके गांव का विकास करना है तो क्या क्या करोगे। आपको अपने घर का अगर विकास करना है तो क्या क्या करोगे। और दूसरा प्रश्न कि अगर आपको अपने गांव का विकास करना होगा तो क्या क्या करोगे। तो देखो, घर के विकास में अगर आपको अपने घर का, अपने बहुत बढ़िया तो आलीशान घर बनाना होगा, आप सोचते होंगे घर बन जाए, सभी लोग अच्छे से रहे, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ मिल कर रहे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो,
नए नए कपड़े हों, इन तमाम चीज़ों को विकास के रूप में, पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, बड़ा सा घर हो जिसमें खेलने का जगह हो, और ये टीवी हो बड़ा सा जिसमें मैच देखें, कार्टून देखें, फिल्म देखें। गांव के विकास के लिए क्या क्या होगा? तो गांव के विकास के लिए आप ये सोचेंगे अच्छी नालियां हो, अच्छे सड़क हो, हर जगह 4 व्हीलर की पहुंच हो, हर जगह 4 व्हीलर पहुंच जाएं, सड़कें जो हैं एक मखमली हो, गांव में पूरी हरियाली हो, नहर हो, पानी हो, बिजली हो, इन तमाम चीज़ों की आपकी मांग होगी। अर्थात बच्चों, अगर घर का विकास करना है तो इसकी अलग ज़रूरतें हैं, गांव का विकास करना है उसकी अलग ज़रूरतें हैं। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि गांव का विकास या घर का विकास अगर हमें करना होगा तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो विकास की ओर बढ़ता हुआ गांव अगर विकास में बढ़ रहा है, यानी कि जो हमने सोचा है वो तमाम चीज़ें भी होनी चाहिए। ठीक है, फतेहपुर गांव में श्री फतेश्वर नारायण सिंह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कर्मठ और आदर्श व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम फतेहपुर पड़ा। ठीक है, तो बच्चों आपके गांव का भी नाम कुछ न कुछ होगा। ठीक है, आपके गांव का भी नाम कुछ न कुछ होगा, तो आप इस तरीके से जानने की कोशिश करो कि आपके गांव के नाम के पीछे की क्या कहानी है। जैसे आपको पता है बिहार, ये जो बिहार है आपका, ठीक है ना, बिहार नाम क्यों पड़ा पता है आपको? तो बिहार नाम पड़ा विहार से, विहार। ये विहार जो था पहले प्राचीन समय में जब बुद्ध हुआ करते थे, तो बुद्ध के समय यहाँ पे लोग विहार करने आते थे, घूमने आते थे, भ्रमण करने आते थे, तो ये विहार पड़ा। मुगलों के समय भी इसका नाम विहार ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे उच्चारण बदलते गया और फिर ये बन गया बिहार। ठीक है, बिहार। एक चीज और बताऊं आपको बिहार के बारे में। बिहार का जो नाम है बच्चों, देखो ऐसे है, BIHAR, बिहार। बिहार एक ऐसा नाम है जिसमें भारत के 5 नामों का संग्रहित है। बी से भारत, I से इंडिया, H से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, A से आर्यावर्त, 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 और R से बच्चों रीवाखंड इसका नाम है। तो बिहार अपने आप में एक पूर्ण भारत है बच्चों, पूर्ण भारत है ये बिहार। तो अगर आपसे आगे पूछेगा कोई तो बिहार के बारे में बता देना कि जिस बिहार को आप मजाक बनाते हो उसमें भारत के सभी नाम निहित है, आपको पता है, तो आप ये सारे नाम उसे बता देना। ठीक है, तो आप उसे सारे नाम बता देना। तो ये फतेहपुर जो गांव आपकी अर्थव्यवस्था के दौरान पढ़ना है, हमने आपसे पूछा कि आपके अपने गांव का नाम किस कारण से पड़ा है, ये आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा कि आपके गांव के पीछे का क्या कहानी है। ठीक है, तो फतेहपुर गांव में श्री फतेश्वर नारायण सिंह जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर इस गांव का नाम पड़ा। ठीक है, इस गांव की चौहद्दी क्या है? चौहद्दी ये है, इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी। अच्छा बच्चों, ये पुनपुन नदी है, तो पुनपुन नाम क्यों पड़ा? तो पुनपुन जो नाम पड़ा है इसका, उसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो बच्चों ये देखो, पुन, इसका नाम था 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस पुनः, आयार पुन प्लस पुन। पुनः पुनः का मतलब है कि ये कभी कभी उत्पन्न होता है और उत्पन्न होता है, बार बार उत्पन्न होता है।
ठीक है, तो उस आधार पर इसका नाम पुन पुन पड़ा, पुन पुन। ठीक है, यानी कि उत्पन्न होने वाला, बार बार जो उत्पन्न होता है उसके पीछे का पुनः पुनः, यानी कि एक बार उत्पन्न हुआ उसके बाद फिर दोबारा फिर उत्पन्न होता है, तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया पुनपुन नदी। पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और आप हमें बताना कि पुनपुन किसके किसके जिले से गुजरती है। ठीक है, किसके किसके जिले से गुजरती है आप हमें बताना। तो फतेहपुर गांव की कहानी है कि पश्चिम में, पूर्व में क्या है, पूरब में पुनपुन नदी है, पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है। पटना गया जो रोड है। आप भी अपने बारे में बताना कि आपका गांव का नाम क्या है और आपके गांव के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। ठीक है, अच्छे से बताना। ठीक है, दूरी पर सड़क के पूर्व की ओर स्थित है। इस सड़क पर प्रायः बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी और मोटरसाइकिल। आपके गांव के बगल में कौन कौन सी चीजें चलती है, ये भी आपको बताना कि क्या आपके गांव में अभी भी बैलगाड़ी चलता है या अब जीप ट्रैक्टर से ऊपर उठ चुके हैं। बच्चों, गांव में जाने के लिए ना, आज की जिंदगी भले कुछ भी हो, लेकिन जो बैलगाड़ी पे चढ़ने का मजा था ना, ऐसे टकदम टकदम धीरे धीरे जाना, वो बहुत बेहतरीन था। चीज़ों को समझना और समझाना। ठीक है, इस गांव में जातियों के, विभिन्न जातियों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। सभी के गांव में रहते हैं, आपके गांव में भी रहते होंगे। ठीक है, तो लगभग 1500 परिवार रहते हैं। आप बताना आपके गांव में कितने लोग रहते हैं। अधिकांश लोग भूस्वामी हैं, जमींदार हैं, मालिक हैं, उनकी जमीन अपनी है, हमारे तो है ही नहीं। जिसमें से कुछ बहुत बड़े परिवार हैं तो उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, तो वहीं कुछ मकान ऐसे होंगे जिनका गांव जमीनें खपड़े को होंगे। लेकिन बच्चों, अगर आपका घर खपड़े का है तो आप चिंता मत करो, हम उस चीज को बदलने की कोशिश करेंगे। हम और आप मिल करके बदलेंगे और बिहार बदलेगा, आपके घर और समाज का नक्शा बदलेगा। तो आप बने रहिए। जनसंख्या का 1/4 है जो गांव के कोने में काफी छोटे से घरों में रहते हैं, जिनके मकान मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास बच्चों, ये इंदिरा गांधी के नाम पे पड़ा है, इंदिरा आवास। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी अपनी, उनका नाम याद रखिएगा। इंदिरा गांधी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और फिरोज गांधी की पत्नी थी, और राहुल गांधी जो आज हैं उनकी दादी थी। ठीक है, तो इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को पक्के मकान की व्यवस्था की गई है और उनके लिए पैसे दिए जाते हैं। आप हमें बताना आप में से किस किस को इंदिरा आवास मिला है। ठीक है, इंदिरा आवास हमारे गांव में भी मिला है और मुझे भी मिला है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फतेहपुर गांव अन्य गांव और कस्बों की तुलना में काफ़ी आधुनिक एवं उन्नत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों डिग्री कॉलेज है, 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी हॉस्पिटल भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल किसी ने खोला होगा। यहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। डाकघर की सुविधा होने के साथ साथ इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है। महिलाओं की संगोष्ठी अक्सर देखी जाती है। कला मंच भी है बच्चों। सामुदायिक भवन होते हैं, आपके गांव में भी होता है, मेरे गांव में भी सामुदायिक भवन है वहाँ, लेकिन वहाँ कुछ काम होता नहीं है। ठीक है, तो सामुदायिक भवन है, आप लोग इसमें से देखे हैं। सामुदायिक भवन है, सामुदायिक शौचालय है और प्रसिद्ध काली मंदिर है। आधुनिक आकर्षण का केंद्र भी उपलब्ध है इस गांव में। तो जाहिर सी बात है, सभी सुविधाएं अगर है इस गांव में, तो ये गांव शहर से कम नहीं है, तो पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना आप अपने निकट के गांव में या आप अपने गांव में भी करने की कोशिश करो कि आपके गांव में क्या क्या नहीं है, और इसकी एक सूची बनाओ, लिस्ट बनाओगे कि आपके गांव में क्या चीज़ों की कमी है। स्कूल होना चाहिए, स्कूल के साथ साथ अध्ययन की चीज़ों भी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों पर आप देखो क्या और बेहतर हो सकता है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो बैलगाड़ी है। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को बच्चों एक बार इसे रीडिंग डालना। ठीक है, और इसे समझने की कोशिश करना। वैसे मैं आपके हर चीज़ों को बताने की कोशिश। गांव, कस्बा, शहर, राज्य, देश, विश्व की ओर हम देखते हैं कि लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए
किसी न किसी प्रकार के कार्य में संलग्न है। हम भी देखते हैं कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पेशे से वकील है, कोई किसान है, कोई बड़ा किसान है, कोई छोटा किसान है, कोई मजदूर है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कारीगर है, कोई शिक्षक है, डॉक्टर है। मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था और बताया था बच्चों। कोई कृषि कार्य में लगा हुआ है, कोई कृषि कार्य में नहीं लगा हुआ है। ठीक है। अर्थशास्त्र में उत्पादन और उपयोगिता का सृजन करता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है कि उपयोगिता का सृजन करना है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र में ये क्या है बच्चों? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ ये होता है कि उपयोगिता का सृजन करना है। जैसे आज हम भूख नहीं लगा है तो खाना क्यों बनाना? मम्मी बोलेगी ना कि अगर आप तुम लोग बाहर से खा लिए हो तो खाना नहीं बनाएंगे। अर्थात क्या आज अगर उपयोगिता नहीं है तो हम उस काम को क्यों करें? ठीक है ना। तो उपयोगिता के हिसाब से अगर मान लेते हैं कि ठंडी के समय है और आपको कोई बोले कि मैं टी शर्ट बना रहा हूं तो आप बोलोगे ना, है कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि ठंडी का टाइम नहीं, ठंडी का टाइम है, गर्मी का नहीं। अगर गर्मियों के दिन में आप स्वेटर की कंपनियां देखोगे तो कहोगे ना क्या गधा आदमी है, स्वेटर का दुकान खोल रहा है, कोई पहनेगा नहीं। ठीक है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र में अगर उत्पादन हम देखेंगे तो उपयोगिता से एकदम सीधा लिंक होता है, सीधा दर कार्य करता है वो। अगर उत्पादन उपयोगिता के आधार पर नहीं होगा तो उत्पादन किया हुआ वस्तु खरीदा नहीं जाएगा। समझ गए? जहां मान लेते हैं कि पर्व त्योहार होता है, जब वहां पे मुर्गा नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाया जाता है, तो क्या होता है बच्चों? मीट नहीं खाया जाता है तो क्या होता है बच्चों? तो चीजें क्या होती है कि वो अच्छे तरीके से बिक नहीं पाती हैं। ठीक है। जैसे मुर्गा कोई खा रहा है और अचानक से त्योहार आ गया, छठी मैया का त्योहार है, तो छठ के समय मुर्गा तो कोई खाएगा नहीं। तो अगर मुर्गा का दुकान अगर खुल रहा है तो बेवकूफ कहलाएगा वो। तो उत्पादन का अर्थ उपयोगिता से सीधा लिंक है कि उपयोगिता के आधार पर उत्पादन का अर्थ माना जाता है। ठीक है बच्चों जी। तो ये चीजें हैं। यह अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य भाग है। बिल्कुल सही बात है। उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं का सृजन होता है। बिल्कुल अभी हमने बताया आपको कि उत्पादन का हमारी अर्थव्यवस्थाओं को संतुष्ट करती है, परंतु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप, स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही उत्पादन कहते हैं। जैसे गाय का दूध है तो गाय के दूध को हम क्या करते हैं? बेचते हैं। तो गाय के दूध बेचने से क्या होता है कि हम उत्पादन करते हैं और उसको हम बेचते हैं। अगर मान लेते हैं कोई पत्थर है, कोई मूर्तिकार है, उसको मूर्ति के रूप दे दिया तो मूर्ति बिकेगी, भगवान जी की मूर्ति बिकेगी। मिट्टी है और मिट्टी को किसी ने मूर्ति बना दिया लक्ष्मी जी का, तो दीपावली के समय उनकी मूर्तियां बिकेगी। दुर्गा माँ का बनाया, दुर्गा पूजा के समय बिकेगा। लेकिन आप ये देखो कि अगर उसकी उपयोगिता नहीं है, आए दिन वो मूर्ति बनाया है बजरंगबली जी का और उस समय मान लेते हैं उनकी कोई पूजा नहीं हो रही है, तो कोई खरीदेगा? तो उसे कहेगा ना बेवकूफ हो क्या। तो इस तरीके से बच्चों अधिकार जरूरी है। उदाहरण के लिए एक बढ़ई जब लकड़ी को काट छाट कर उसे टेबल बना कुर्सी बनाता है तो उसको उत्पादन कहा जाता है, क्योंकि इस लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है। उत्पादन के साधन, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा लाइन है। ठीक है। उत्पादन के साधन हम थोड़ा सा आपको यहां पे ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हेडिंग का नाम है उत्पादन के साधन। अच्छा, उत्पादन के साधन क्या क्या हो सकते हैं?
आप लोग बताओ कि ये उत्पादन के साधन क्या क्या हो सकते हैं। आपको क्या उत्पादन करना है? जैसे आपको सब्जी बनाना है, तो मान लेते हैं आपको सब्जी बनाना है, तो उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों? तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जी, अगर मान लेते हैं सब्जी बनाना है तो किस चीज़ की सब्जी बनानी है ये पहले सोचेंगे आप, यानी कि पहले दिमाग चाहिए आपको कि सब्जी किस चीज़ का बनाना है। तो हमें मान लेते हैं कटहल की सब्जी बनानी है, कद्दू का, जिसका आपका मन वही बना लो। तो यहाँ कटहल, तो कटहल चाहिए हमें। दूसरा, हमें बर्तन चाहिए बच्चों जिसमें बनेगा। उसके बाद फिर हमें पानी चाहिए जिससे हम सब्जी धोएंगे, ठीक है, पानी से सब्जी धोएंगे और फिर उसमें डालेंगे। फिर बच्चों हमें मसाले चाहिए ताकि हमें उसमें स्वादिष्ट बन सके। फिर हमें नमक चाहिए, नमक चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों सबसे जरूरी है कि आग चाहिए, तब ना पकाएंगे या कच्चा खा लेंगे सब्जी, ठीक है। उसके बाद फिर बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, मसाले चाहिए, नमक चाहिए, और भी जो चीजें आपको लगता है आप बना दो, यहाँ पे लिख दो। यानी कि अगर सब्जी उत्पादन करना है, सब्जी बनाना है, उत्पादन, जैसे उत्पादन मतलब सब्जी एक मिट्टी से उगाना, वो अलग उत्पादन हो गया, उसको भी हम बताएंगे। अब सब्जी हमें खाने वाली सब्जी बनाना है तो उसके लिए हमें ये चीजें चाहिए साधन के रूप में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तब हमें स्वादिष्ट। तो ये सभी हो गया बच्चों साधन। अगर हमें सब्जी उत्पादन करना है, ये हो गया उत्पादन के साधन। अगर हमें सब्जी उत्पादन करना है तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहला चाहिए हमें जमीन चाहिए, यानी कि हमें लैंड चाहिए। दूसरा, हमें क्या चाहिए बच्चों? लैंड तो मिल गया, जमीन तो हो गया, लेकिन उसकी उर्वरता ही नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो हमें मिट्टी चाहिए, मिट्टी, ठीक है। मिट्टी, जमीन एक लैंड एरिया है, उसमें मिट्टी अलग से डाल दिए हम। जैसे ये भी जमीन है, ये पक्का है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फसल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें मिट्टी लाना होगा। आपका गमला जो है वो जमीन हो सकता है, आपका जो छत है वो जमीन हो सकता है। आप याद करिए जब हम भूगोल बता रहे थे वहां पे हमने आपको बताया था, आप उसको भी जाकर के वीडियो को देखिएगा। तो जमीन जो होता है वो लैंड कहते हैं, और मिट्टी को कहते हैं सॉइल, ठीक है, सॉइल। अब हमें क्या चाहिए? बीज चाहिए बच्चों, हमें बीज चाहिए। जिस चीज की उत्पादन, सब्जी का उत्पादन करना है, लौका करना है, कोहड़ा करना है, भतुआ करना है, सुथनी करना है, शकरकंद करना है, तो हमें वो चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए साधन के रूप में? फिर चाहिए मजदूर, यानी कि हमें लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर हमें क्या चाहिए बच्चों कि अगर बीज हो गया, मजदूर हो गया, उसको बो दिए, अगर बीज मान लेते हैं आलू का है तो मजदूर चाहिए उसको मेड़ लगाने के लिए, कोड़ने के लिए, ये चीजें चाहिए। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए बच्चों? मान लेते हैं मजदूर हो गया, फिर चाहिए हमें पानी, फिर चाहिए खाद, फिर चाहिए कीटनाशक, फिर फसल उत्पादन हो गया मान लेते हैं हम, तो कटने के लिए हमें चाहिए मशीन। तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर कुछ रह गया हो इसमें तो आप और बताना। मशीनें, कुदाल उदाल चाहिए, तो उन तमाम चीज़ों का, सब्जी मानव उत्पादन करना, तो इन सभी चीज़ों की
जरूरत होता है। ठीक है, जरूरत होता है। तो अगर हम ये देखें कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, तो इन चीजों को हम देख सकते हैं कि सब्जी उत्पादन के लिए हमें ये चीजें चाहिए। अगर हम यहां से सब्जी हटा दें और हमें रोड बनाना है, रोड बनाना है, तो क्या क्या चाहिए हमें? इन सभी चीजों में से कीटनाशक नहीं चाहिए हमें, खाद नहीं चाहिए, पानी तो चाहिए, मजदूर चाहिए, बीज नहीं चाहिए, मिट्टी चाहिए, जमीन, मिट्टी की जरूरत नहीं है यहाँ, हमें जमीन चाहिए, क्योंकि रोड के लिए उत्पादकता का कोई और अर्थ नहीं है। तो इन चीजों को चाहिए। और क्या चाहिए इसमें? मशीन चाहिए, मशीन चाहिए। और क्या चाहिए बच्चों? वो रोलर चाहिए, वो तो मशीन हो गया। उसके बाद अलकतरा चाहिए, अलकतरा चाहिए। उसके बाद मोटा मोटा गिट्टी चाहिए, गिट्टी चाहिए। और क्या चाहिए? और बताना, जो आप रोड देखते हो बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है? एक ऐसे मजदूरों के पैर में जूता चाहिए, जूता पहनते हैं ना मोटा मोटा। रोड बनाने यानी कि रोड का उत्पादन करने के लिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। उसके बाद बच्चों एक चीज और चाहिए हमें, ये ऐसे ही नहीं बनेगा, एक चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन चाहिए, संगठन चाहिए, जो कंपनी जिसको कहते हो, जो इन सभी चीजों को मैनेज करता हो। सरकार चाहिए, क्योंकि ये सड़क बनाना है। और इन सभी में जरूरी है कि सबसे पहले पैसा चाहिए, पैसा उसमें भी चाहिए, फसल वाले में भी पैसा चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों की जरूरत होता है रोड बनाने के लिए। अब चलिए उत्पादन दूसरा कुछ करना है, हमें चाहिए क्या उत्पादन करना है? आप बताओ क्या उत्पादन करना है? घर बनाना है, घर बनाना है। तो क्या क्या चाहिए बच्चों? पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, संगठन चाहिए, मशीन चाहिए, अलकतरा, अलकतरा, अलकतरा की जरूरत होता है, बताना आप। अलकतरा चाहिए, मजदूर चाहिए, पानी चाहिए, गिट्टी चाहिए, जूता पहन करके वो करेगा। इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है घर बनाने के लिए। उसके बाद फिर मान लेते हैं और क्या बनाना है आपको? क्या बनाना है बताओ? आपको क्या बनाना होगा? मान लेते हैं आपका स्कूल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो क्या क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन जो बनाएगा वो कंपनी चाहिए, मशीन चाहिए, अलकतरा चाहिए, मजदूर, पानी, गिट्टी, जूता सब चाहिए, जमीन चाहिए। अगर मान लेते हैं आपको ग्राउंड उत्पादन करना है, ग्राउंड मतलब खेलने के लिए, क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, यानी कि मैदान, तो क्या क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मशीन रोलर के लिए बराबर करेगा। अलकतरा की जरूरत इसमें नहीं है तो अलकतरा हम हटा देंगे। मजदूर चाहिए, पानी चाहिए, गिट्टी चाहिए, जूता पहन के करेगा, ठीक है, गिट्टी की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैदान लेकिन आसपास में जो बनेगा जिसमें बैठेंगे, कुर्सियां चाहिए, कुर्सी चाहिए, इस पे कुर्सी चाहिए बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज को हमें उत्पादन करना है तो उत्पादन के संगठन के लिए, उत्पादन का मतलब ये होता है, ठीक है, उत्पादन का मतलब ये होता है कि उत्पादन से संबंधी वो संसाधन। तो बच्चों हम लोगों ने आज देखा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता से। तो बच्चों हमने देखा कि उत्पादन जो है वो कैसे डिपेंड करता है और उपयोगिता पे है। अब देखो उत्पादन जो है, उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं ये हमने देखा। उपयोगिता जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, उपयोगिता जो है वो किस पे डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं हम देखें कि उपयोगिता जो है वो मौसम पे आधारित है तो अलग बात है। अगर उपयोगिता वहाँ के रहन सहन पे है, रहन सहन पे है तो ये अलग कहानी है,
ठीक है। अगर उपयोगिता हम देखें, यहाँ आपकी उपयोगिता किस प्रकार से प्रभावित होता है, किस प्रकार से चीजें होती हैं, तो ये अलग है। ठीक है। तो बच्चों उत्पादन उपयोगिता कैसे आधारित है, उपयोगिता कैसे उत्पादन पे आधारित है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता है और वहां पे बहुत सारा उत्पादन हो गया मीट का, तो बेकार हो जाएगा। अगर यहाँ पे गर्मी है और गर्मियों में स्वेटर का उत्पादन हो गया, तो बहुत बेकार हो जाएगा। ठीक है। अगर बिहार में जैसे शराबबंदी है और शराब की कंपनियां उत्पादन करती है, तो वो बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों उत्पादन उपयोगिता पे आधारित होता है, उपयोगिता उत्पादन के आधार पर होता है। तो हमें समझने की जरूरत है। तो आज के लिए भी इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे और नए क्लास में। तो बच्चों हमें इस चीज को समझना है, हमारा उद्देश्य है कि इकोनॉमिक्स को आप बहुत गहराई से समझें। मैं चाहूँ तो आधे घंटे में आपकी पूरी चैप्टर खत्म कर दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब तक कि आपकी चीज़ों को गहराई से आप समझोगे नहीं। तो आपको समझना है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये जो अर्थव्यवस्था है, ये देश है, दुनिया है, कैसे चलता है। ये जो अर्थव्यवस्था है, ये आज नहीं, आपके हर एक जीवन के हर एक पहलुओं से हम आपको जोड़ेंगे, आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था हमारे लिए जरूरी है। थैंक यू बच्चों। तो फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।